नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के इस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? जिसका सही आंसर है भाग 5। अगला प्रश्न, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में, जिसपे 1774 ईस्वी में कलकत्ता कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान दिया गया? तो 30। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो उपयुक्त में से कोई भी, यानी वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, वह एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इनमें से सभी में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी एक सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरिम या घन पूर्ति नहीं होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष के लिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक आयु तक पदाधिकारी रहता है? तो 65 वर्ष तक पदधारी रहता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी 65 वर्ष तक रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। तो उपयुक्त दोनों, यानी कदाचार और असमर्थता दोनों। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधार पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो न्यायमूर्ति वी रामस्वामी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 1 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? 90,000। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनके काम को कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। भारत के में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, एकीकृत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 143 से। न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसको है? तो उच्चतम न्यायालय को। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? तो स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, ये इसका सही आंसर है। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनराविलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है क्या? यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है।
केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद को जनहित याचिका दायर की जा सकती है किसमें? उपयुक्त दोनों में, यानी उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो निषेधाज्ञा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे दिया जाता है, किसे जारी किया जाता है? तो किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो अधिकार परीक्षा रिट। लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 193 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद के मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? केशवानंद भारती केस। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो वाई.वी. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? एच.एम. हिदायतुल्लाह। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो ए.एन. रे। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण में। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, सही है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, नहीं ये सही नहीं है। तो दूसरा और तीसरा आंसर सही है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भागवती। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, जिससे जो रिटायर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो सचित निधि से। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आता है? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, नहीं ये सही नहीं है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी सही नहीं है। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है। दोस्तों कुछ प्रश्न हम उच्च न्यायालय से करेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 उच्च न्यायालय है।
देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति कितनी है? तो 1017। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1862। किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है, यह संघ शासित क्षेत्र है दिल्ली। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र व गोवा। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ कहाँ? बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगला प्रश्न, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बम्बई उच्च न्यायालय। दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बम्बई उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की थी? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसमें बुक में आंसर अनाकुलम दिया है, लेकिन इसका सही आंसर कोच्चि है। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक में। सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में उच्च न्यायालय के नाम दिए हैं, सूची 2 में मूल स्थान के नाम दिए गए हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर में है, उड़ीसा उच्च न्यायालय है वो कटक में है, गुजरात उच्च न्यायालय है वो अहमदाबाद में है, और केरल उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में। तो इसका सी आंसर सही है। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे? संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? उपयुक्त सभी से, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, तो सभी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेता है? राज्यपाल के समक्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो इनमें से कहीं भी नहीं, यानी संसद में भी नहीं, विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी नहीं। किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रम से कितना वेतन मिलता है? तो 90,000 और 80,000। अगला प्रश्न, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होता है? तो संबंधित राज्य की संचित निधि। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अन्ना चंडी। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो लीला सेठ। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो कोई सीमा नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? तो उपयुक्त सभी, यानी अधिकार परीक्षा, परमादेश एवं प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबस कॉर्पस याचिका का अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी, यानी उत्प्रेषण या सेट्रोयाडी, परमादेश यानी मैंडामस और अधिकार परीक्षा सभी को। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय अथा या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिटेन सेट्रोयाडी तब जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी में। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो उपयुक्त सभी में। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट से? चौथा स्टेटमेंट से। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक
की उम्र तक पद धारित करते हैं। निम्न उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए? तो गुवाहाटी। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल में। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा राज्य संघ शासित क्षेत्र आता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पूंज है किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना। अगला प्रश्न, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में से एक से अधिक राज्य है शामिल, संघ या क्षेत्र शामिल नहीं है? तो 4 है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। भारत में उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या प्लीड नहीं कर सकता? तो केवल एक सही है। 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन A दिए, कथन R दिए दोस्तों। तो भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय का विद्यमान है? तो A गलत है दोस्तों। और R, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, तो R सही है। तो D ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है, तो यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया, तो ना एक सही है ना दूसरा सही है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसी के द्वारा नहीं, यानी राज्य के विधि मंत्री द्वारा भी नहीं किया जा सकता, राज्य के राज्यपाल द्वारा भी नहीं किया जा सकता, और सरकार द्वारा भी नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। नवसृजित उच्च न्यायालय है? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरह का अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूं। इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे कि SSC, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट PCS एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।